हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का रहने वाला है सेट नंबर 6 जो हम लोगों ने जीके के 10 लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए फॉर द दिल्ली पुलिस एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 6 नंबर लेक्चर को। और उसका पहला क्वेश्चन ये रहा, हु वॉज द फर्स्ट विनर ऑफ द अर्जुन अवार्ड इन कबड्डी। कबड्डी में अर्जुन पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। तो हम लोग ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अर्जुन अवार्ड कब स्टार्ट हुए, द्रोणाचार्य अवार्ड कब स्टार्ट हुए जो कोचेस को मिलते हैं और किस किस को मिले। हम ये भी देख चुके हैं कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हैं ये कब चालू हुए और ये वाला सबसे पहले किसको मिला। देखिए, अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की तो ये सिर्फ एक ही लोग को मिला, 1991-92 में ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, और जब ये स्टार्ट हुआ तभी से ये इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड बन गया स्पोर्ट्स कैटेगरी में। ठीक है, नहीं उससे पहले अर्जुन अवार्ड हुआ करता था। तो ये सबसे पहले मिला एक लोग को और वो उनका नाम क्या है, विश्वनाथन आनंद, जो कि हमारे चेस के पहले ग्रैंड मास्टर भी हैं। विश्वनाथन आनंद जी को ये सबसे पहले मिला। ठीक, द्रोणाचार्य अवार्ड की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत हुई ईयर 1985 में और ये 3 लोगों को मिला। हमने देखा था बालचंद्र भास्कर भागवत, इनको रेसलिंग के लिए मिला। ओपी भारद्वाज, इनको बॉक्सिंग के लिए मिला, ये हम पहले ही देख चुके हैं। और ओएम नाम्बियार, इनको मिला एथलेटिक्स के लिए। ठीक है, एथलेटिक्स के लिए। अब यहाँ पे बात हो रही है अर्जुन अवार्ड की। तो अर्जुन अवार्ड बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। अब 1961 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो बहुत सारे लोगों को मिला था, तो अभी सारे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स हैं उनके पढ़ने की ज़रूरत है। अब जो कबड्डी का जो पहला अर्जुन अवार्ड मिला वो 1961 में नहीं मिला था, ये मिला था 1972 में, 1972 में जाके शहानंद महादेव शेट्टी जी को, इन द ईयर 1972। वहीं अगर हम बात करें सबसे पहला अर्जुन अवार्ड आर्चरी यानी कि तीरंदाजी में किसको मिला, क्रिकेट में किसको मिला और बैडमिंटन में किसको मिला एंड एथलेटिक्स में किसको मिला, एथलेटिक्स। तो अगर हम बात करें यहाँ पे आर्चरी यानी तीरंदाजी की तो ये कृष्णा दास जी को मिला था सबसे पहला 1961 में ही। क्रिकेट में हम बात करें सलीम दुर्रानी जी को। और बैडमिंटन में अगर बात करें तो नंदू नाटेकर जी को मिला था सबसे पहला वाला, नंदू नाटेकर। और एथलेटिक्स में बात करें तो गुरबचन सिंह रंधावा जी को, तो रंधावा जी ऐसे करके याद रख लो, इनको एथलेटिक्स में मिला। बाकी हम ये पहले ही देख चुके हैं कि सबसे पहला जो एशियन गेम्स हुआ था वो इंडिया में हुआ था इन द ईयर 1951। फिर 1982 में जो हुआ था एशियन गेम्स वो भी इंडिया में हुआ था। इंडिया में 2011 आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्क्स और मस्जिद्स वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ लोधी डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो इनमें से लोधी डायनेस्टी के टाइम पे कौन सी मस्जिद बनी थी, लाल मस्जिद, बेगमपुरी मॉस्क, मौत की मस्जिद या फिर कुव्वतुल इस्लाम। सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, मौत की मस्जिद। इस मस्जिद को सिकंदर लोधी के डायरेक्शंस में बनवाया गया था, मतलब इसने ऑर्डर दिए थे सिकंदर लोधी ने। किसको, इसका नाम था जिसने मतलब बनवाया था वज़ीर मियाँ भैया। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बनवाया सिकंदर लोधी के टाइम पे गया था और मतलब डायरेक्शन भी इन्होंने दिए थे और इसका पूरा जो ठेका ले रखा था पूरी मस्जिद बनाने का वो वज़ीर मियाँ भैया जी ने ले रखा था। ठीक है, तो और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और हाँ, सिकंदर लोधी से ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि इसने पर्शियन पोएम्स कंपोज की थी, पर्शियन पोएम्स, जिनको कि नाम दिया गया था क्या, गुलरुखी। तो अगर आपसे पूछ ले कि गुलरुखी किसकी कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं तो सिकंदर लोधी की है। और ये आपको पता होना चाहिए कि ना तो ये लोधी डायनेस्टी का फाउंडर है ना तो लास्ट रूलर है। फाउंडर अगर हम बात करें लोधी डायनेस्टी की तो बहलोल लोधी, और लास्ट रूलर बात करें तो इब्राहिम लोधी, जो कि लास्ट रूलर ना सिर्फ लोधी डायनेस्टी का था बल्कि पूरे दिल्ली सल्तनत का था। क्यों, क्योंकि बाबर ने इसी को हरा के इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, जहाँ पे कल हम लोगों ने देखा था गन पाउडर का सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था किसी वॉर में इंडिया में, वहाँ पे इब्राहिम लोधी को हराया था और मुगल वंश की स्थापना करी थी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कुव्वतुल इस्लाम की अगर बात करें तो ये जो मामलुक वंश यानी स्लेव डायनेस्टी का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके डायरेक्शन में इसको बनवाया गया था, जिसने कि कुतुब मीनार भी जो कि एक विक्ट्री ऑफ टावर है जो कि इस्लामिक विक्ट्री को दिखाता है इंडिया में, उसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और यहाँ पे आपको चार मीनार के बारे में भी थोड़ी सी पता होना चाहिए चीज़ें, बिकॉज अभी रिसेंट में एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था चार मीनार पे। तो चार मीनार है कहाँ पे, ये है हैदराबाद में, बनी थी इन दी ईयर 1591 1591 में, और बनवाए थे किसने, मोहम्मद
कुली कुतुब शाह ने, ठीक है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवल बिफोर वी विजिट द गॉडेस। और एक चीज़ और यहाँ पे लोधी से मुझे याद आ रही है, दैट इज़ कि सिकंदर लोधी ने आपकी कैपिटल भी शिफ्ट करी थी, कहाँ से कहाँ, दिल्ली टू आगरा इसने कैपिटल भी अपनी शिफ्ट करी थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवल बिफोर वी विजिट द गॉडेस। बिफोर वी विजिट द गॉडेस उपन्यास के लेखक कौन है, या फिर लेखिका कौन है, किरण दोषी, चित्रा बनर्जी, दिवा करुणी, झुम्पा लहरी, या फिर अरुंधति रॉय। तो अरुंधति रॉय की हम बुक्स देख चुके हैं, जैसे गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, स्मॉल मैन्स गाइड टू एम्पायर। ये बुक्स जो है अरुंधति रॉय की हैं, है ना, और हमने ये पढ़ी नहीं है बिफोर विजिट द गॉडेस जब इनकी देखी थी। आंसर यहाँ पे चित्रा बनर्जी, देवा करुणी होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पे कुछ और नॉवेल भी जो रिसेंट में एग्जाम में पूछे गए उनके बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि जो हमारे मुल्क राज आनंद जी हैं, ऑथर मुल्क राज आनंद, इनकी बुक्स या फिर इनकी नॉवेल्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि अनटचेबल इनकी एक नॉवेल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा अच्छे से। कूली भी इन्हीं की एक नॉवेल है, और अक्रॉस द बैक वाटर्स, ठीक है, अक्रॉस दी बैक वाटर्स इनकी नॉवेल है, एंड द स्वॉर्ड एंड सिकल। स्वॉर्ड यानी कि जिसको बोलते हैं तलवार, और सिकल यानी कि हंसिया। मतलब अब ये नहीं कि हिंदी इसका मतलब बता दो, ये इंग्लिश में ही आपको याद करनी है, ठीक है, जो एक्चुअल नेम है नॉवेल का। और ये आपको बताना है कि मालगुडी डेज़ किसने लिखी है, ज़रा बताइए कमेंट में जल्दी से। मालगुडी डेज़ ये किसने लिखी है, और इग्नाइटेड माइंड्स, इग्नाइटेड माइंड्स किसने लिखी है, एंड और एक है आपकी किताब 400 डेज़, ठीक है, 400 डेज़ ये किसने लिखी है। तो मालगुडी डेज़ अगर बात करें तो आर.के. नारायण इन्होंने लिखी है। इग्नाइटेड माइंड्स हमें सबको पता है ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी ने लिखी है। इग्नाइटेड माइंड्स हो गई आपकी, चाहे विंग्स ऑफ फायर हो गई, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर ये किसने है, किसकी है, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। और 400 डेज़ अगर बात करें तो चेतन भगत, ठीक है, चेतन भगत जी की ये बुक है 400 डेज़। और भी इनके जैसे 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ठीक है, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 1 नाइट एट द कॉल सेंटर, ये बुक्स हैं चेतन भगत की, ठीक है। हाफ गर्लफ्रेंड ये भी किसकी नॉवेल है, चेतन भगत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द आर्थ्रोपोडा फाइलम। निम्नलिखित में से कौन आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य नहीं है। तो हम लोगों ने ये देखा था कि जो वाइट टेकर जी थे, है ना, वाइट टेकर, इन्होंने इन द ईयर 1969 1969 में क्या किया था, 1969 में इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 किंगडम्स में बांटा था, ठीक है। और हर किंगडम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि जैसे हम लोग हैं, हम एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं हम लोग, ठीक है। एनिमल्स में हम क्या है, ह्यूमंस हैं, है ना। ह्यूमंस में ऐसे करके मतलब डिविजन्स बने हुए हैं। तो सबसे बड़ा जैसे मान लेते हैं जैसे ये किंगडम्स है, किंगडम के नीचे होता है फाइलम। जैसे एक किंगडम में बहुत सारे फाइलम आते हैं, तो उनमें से एक फाइलम होता है ऑर्थ्रोपोडा। इस ऑर्थ्रोपोडा फाइलम की कैटेगरी मतलब इंपॉर्टेंस ये है, या फिर इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये लार्जेस्ट फाइलम है, ये सबसे बड़ा फाइलम है। इसमें आप ये मान लो कि जितने भी ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आर्थ्रोपोडा फाइलम में ही आते हैं, तकरीबन 80 to 90%। और आर्थ्रोपोडा में जो सबसे बड़ा फाइलम जैसे होता है, फाइलम के नीचे होता है हमारा क्लास, तो इसमें जो सबसे बड़ा क्लास है वो होता है इंसेक्ट। मतलब जितने भी इंसेक्ट हैं वो आर्थ्रोपोडा होते हैं, और आर्थ्रोपोडा जो इंसेक्ट हैं वो इंसेक्ट कैटेगरी सबसे बड़ी कैटेगरी है आर्थ्रोपोडा के अंदर। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि इसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके जॉइंटेड लेग्स होते हैं, ठीक है, जॉइंटेड लेग्स होते हैं, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र होता है। तो जुड़े हुए पैर होते हैं और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। जो पीला है इससे बिलोंग नहीं करता है। प्रॉन हो गया आपका, लोकस्ट हो गया, एक तरह का इंसेक्ट है। बटरफ्लाई जो होती है हमारी वो होती है। आप चाहे स्कॉर्पियंस को ले लीजिए जो हम भिक्षु देखते हैं, जो हाउस फ्लाई हो गई, मक्खी, ठीक है, ये सारे जिनमें जॉइंटेड लगी, या फिर जो हमारे क्रैब्स हो गए, ठीक है, केकड़े हो गए, ये सारे आपके आते हैं आर्थ्रोपोडा फाइलम में, जो कि सबसे बड़ा फाइलम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच बिटवीन कॉलम ए एंड कॉलम बी। के बीच में सही मैच आपको बताना है। ये जो हमारी अर्थ क्रस्ट यानी भूपर्पटी है उसमें ये एलिमेंट्स हैं, और कितनी मात्रा में कितने परसेंटेज में पाए जाते हैं ये आपसे पूछा है। तो थोड़ा सा हम अर्थ के बारे में पढ़ लेते हैं कि हमारी कुछ अर्थ का मान लेते हैं, हमने एक पीस निकाल लिया, टुकड़ा, और उसकी स्टडी करते हैं। तो सबसे जो अपर मोस्ट लेयर होती है, ऊपरी लेयर, उसको क्रस्ट बोलते हैं, भूपर्पटी। जो बीच की लेयर होती है उसको मैंटल बोलते हैं, और जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसको कोर बोलते हैं, ठीक है।
क्रस्ट, मैंटल और कोर। और ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मैंटल का ऊपरी हिस्सा होता है, मैंटल का जो ऊपरी हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। इसको हम किस नाम से जानते हैं? एस्थेनोस्फीयर के नाम से। और यहीं से ही मैग्मा फिर लावा निकल के आता है। क्रस्ट को ले लें और अपर ये जो सॉलिड पार्ट ऑफ मैंटल है, देखिए मैंटल का ये जो एस्थेनोस्फीयर है थोड़ा सा पिघला हुआ, क्योंकि यही लावा है तो ये थोड़ा सा मॉल्टन फॉर्म में रहता है, थोड़ा पिघला हुआ रहता है, लेकिन इसके जो ऊपर का हिस्सा रहता है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो क्रस्ट पूरा ले लेते हैं और मैंटल का अपर पार्ट, तो वो बन जाता है लिथोस्फीयर, जिसको कि हम स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये हमारी होती है डिसकॉन्टिन्यूटीज़, जहाँ से क्रस्ट खत्म होती है और मैंटल चालू होती है, जहाँ से मैंटल खत्म होती है और कोर चालू होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मोहोज डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है, मोहोज डिसकॉन्टिन्यूटी। इसको हम बोलते हैं इस तरह से हम लोगों ने याद किया था, कोई मुझे रेड गुलाब, तो इसको हम बोलेंगे ग्यूटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। और भी डिसकॉन्टिन्यूटी होती है, वो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, बिकॉज अगर आपको इतना ही पता होगा तो भी आपका काम चल जाएगा इन योर दिल्ली पुलिस एग्जाम, ठीक है। तो मैंटल और कोर के बीच में होती है ग्यूटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। क्लियर। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो क्रस्ट में हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनका कॉम्पोजिशन क्या होता है। तो उसका कॉम्पोजिशन मैंने आपको याद करवाया था कुछ इस तरह से, याद करिए। ओ सियाल, जैसे कि हम बोलते हैं ना ओ राधा, ठीक है, ओ श्याम, तो वैसे ही ओ सियाल। तो ओ यानी कि ऑक्सीजन, सी यानी कि सिलिकॉन, एल एल्यूमिनियम। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, देन सिलिकॉन होगा और देन एल्यूमिनियम होगा। अगर आपको परसेंटेज नहीं भी पता है फिर भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है डिक्रीजिंग ऑर्डर है ओ सियाल का, यानी ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि ये आपका 47% वाला इसको दे दो जो सबसे ज़्यादा है। फिर इसके बाद इससे कम कौन है? 28% है, तो ये इसको दे दो। फिर इससे कम क्या है? ए, ये इसको दे दो। बस CBA बचा कौन? डी बचा, ख़त्म। CBAD कहाँ है? CBAD ऑप्शन नंबर 4 खत्म, ठीक है। ये कॉम्पोजिशन है हमारी अर्थ की क्रस्ट में। लेकिन अगर हम अपने एटमॉस्फेयर में कॉम्पोजिशन की बात करें, यानी हमारे जो वायुमंडल जिसके बारे में हम लोगों ने कल सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो जो हमने ये पढ़ा था ट्रोपोस्फियर जो होती है, क्षोभ मंडल, उसमें सारी मौसमी घटनाएं होती हैं और वहीं पे जो ज़्यादातर हमारी गैसेज होती हैं वो वहीं पे होती है, क्योंकि जो भारी गैसेज होती हैं वो वहीं पे आके नीचे सेटल डाउन कर जाती हैं। तो वहाँ पे अगर हम एटमॉस्फेयर में गैसेज के कॉम्पोजिशन की बात करें तो नाइट्रोजन होती है 78%, 78%। ऑक्सीजन की अगर बात करें होती है 21%। और ऑर्गन की अगर बात करें, जो कि एक इनर्ट गैस है, जो कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है पीरियोडिक टेबल की आवर्त सारणी की, वो आप कमेंट में जल्दी से बताएंगे। और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारी 0.036% या फिर 0.04% भी इसको हम बोल देते हैं। और CO2 का जो सॉलिड फॉर्म होता है, सॉलिड CO2, उसको हम ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं। तो ये कॉम्पोजिशन होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 6। और हाँ, ये तो ठीक है, इसका कॉम्पोजिशन हो गया। सन का हमारा कॉम्पोजिशन आपको पता होना चाहिए कि जो सूरज होता है उसमें मेनली 2 गैसेज होती हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, जिसमें कि हाइड्रोजन 70% रहती है। हाइड्रोजन इसमें 70% रहती है सन में। और सन हमारा एनर्जी किस तरह से बनाता है? न्यूक्लियर फ्यूजन, परमाणु संलयन से अपनी ऊर्जा बनाता है सन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कीप्स अ बिल एक्सेप्ट मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेंडिंग फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड, इट इज़ कॉल्ड एज। अनिश्चित काल के लिए जब लंबित रख देता है जो हमारा राष्ट्रपति होता है किसी भी विधेयक को, तो उसको हम किस तरह का वीटो बोलते हैं? तो वीटो जो होता है एक तरह का नेगेटिव पावर होता है। नेगेटिव पावर मतलब जैसे आपने मुझसे पूछा सर ये कर ले, हमने कहा हाँ कर लो, तो वो हो गया कि मैंने पॉजिटिव यानी अफर्मेशन दे दिया, ठीक है। आपने बोला ये कर ले, हमने कहा कर मत लेना, नहीं ये एक मारेंगे, ठीक है। तो एक क्या होगा? नेगेटिव पावर हो गया, मैंने आपको मना कर दिया, नेगेटिव पावर, ठीक है। तो ये जो वीटो पावर होता है जिसको हम नेगेटिव पावर बोलते हैं, ये हमारा आर्टिकल नंबर 111 में लिखा हुआ है। 3 तरह के वीटो पावर होते हैं हमारे प्रेसिडेंट के पास। एक तो होता है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है कि एकदम ही खारिज कर देना, मना कर देना। जैसे कि तुम्हारे पास कोई शादी का रिश्ता आया या फिर तुम्हारा कोई रिश्ता गया और तुमने सीधा मना कर दिया, नहीं करेंगे, तो एब्सोल्यूट वीटो हो गया, ठीक है। दूसरा होता है सस्पेंसिव वीटो, यानी कि बिल को लौटा देना, टू रिटर्न द बिल। इस केस में बिल को लौटा दिया जाता है। जैसे कि आपके पास आया शादी का रिश्ता, आपने बोला उनसे बोलो थोड़ा सा मांग हमारी इतनी है, थोड़ा मांग बढ़ाएं हमारी, है ना, मतलब थोड़ी जो हमारी मांग है वो हमारी ज़्यादा है, इतने में नहीं कर पाएंगे। सस्पेंसिव वीटो। मांग मतलब मांग आप समझ सकते हैं, थोड़ी सी मिठाइयों की मांग, ठीक है। फिर अगर बात करें जो तीसरा वीटो होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज पॉकेट वीटो।
पॉकेट वीटो में क्या होता है कि पॉकेट में रख लेता है प्रेसिडेंट, मतलब ये एक ऐसा ही लिटरल ऐसे समझने के लिए है कि पॉकेट में रख लिया उसने अपना बिल को और भूल गया उसको रख के, दैट इज़ कॉल्ड एज पॉकेट वीटो। अब इंडेफिनिट पीरियड इसलिए लिखा हुआ बिकॉज कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टाइम में लौटाना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को ना। चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है पहली बात कि सस्पेंसिव वीटो मनी बिल के केस में नहीं होता है, धन विधेयक के केस में राष्ट्रपति बिल को नहीं लौटा सकते हैं। कारण क्योंकि उन्हीं के प्रायर रिकमेंडेशन से ही बिल को लाया गया था, इसीलिए लाया गया था ताकि वो लौटा के बिल में मनी बिल, क्योंकि मनी बिल होता क्या है, जब तक मनी बिल पास नहीं होगा तब तक पैसा नहीं निकाल पाएगी सरकार, तो इसीलिए डिले ना हो वो पहले ही प्रायर रिकमेंडेशन ले लेता है प्रेसिडेंट से और फिर प्रेसिडेंट उसमें सस्पेंसिव वीटो यूज़ नहीं कर पाते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, संवैधानिक संशोधन बिल होता है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं अनुच्छेद नंबर 368 में लिया हुआ, ये प्रोसीजर हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया हुआ है, जिसमें कि 2 तरह के अमेंडमेंट मेंशन है आर्टिकल नंबर 368 में। इसमें कोई तरह का वीटो एप्लीकेबल नहीं है, नो वीटो कैन बी यूज्ड बाय प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ संवैधानिक संशोधन अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और इस चीज़ को 24th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था 24वें संविधान संशोधन से कि वो कोई भी वीटो पावर का यूज़ नहीं कर सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फर्स्ट इकोलॉजिस्ट। और देखिए नॉर्मल क्या होता है कि एक बिल एक हाउस से पास हुआ, देन दूसरा हाउस से पास हुआ, देन राष्ट्रपति के पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास, अगर एसेंट देगा वो सहमति देगा तभी वो बिल एक्ट बनेगा, नहीं तो एक्ट नहीं बन सकता है। बस मुद्दे की बात ये है। तो अगर एसेंट दे दिया तो वो पॉजिटिव पावर है और नहीं दिया तो वो नेगेटिव पावर, जिसको हम वीटो पावर बोलते हैं आर्टिकल नंबर 111 में। और 110 में क्या है, 110 में क्या है, मनी बिल के बारे में मेंशन है, धन विधेयक। और कोई भी धन कौन है जो किसी विधेयक को धन विधेयक का सर्टिफिकेशन देता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हु सर्टिफाइज अ बिल एज मनी बिल, ये आप कमेंट में बताएंगे। 7th, who was the first ecologist to describe the specific shape of ecotrophic interactions which he called the pyramid of numbers in the 1920s। यानी कि 1920 के दशक में इकोट्रॉफिक अंतः क्रियाओं के विशिष्ट आकार का वर्णन करने वाले पहले पारिस्थितिकी विज्ञानी कौन थे जिसे उन्होंने संख्या का पिरामिड कहा था? विल्सन, एल्टन, ओडम या फिर हैकल? तो ये थे हमारे कौन, चार्ल्स एल्टन। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर होगा। एल्टन जी ने बोला था पिरामिड ऑफ नंबर, यानी कि ये बोला था पिरामिड कुछ हमारा इस तरह से इन्वर्टेड पिरामिड होता है और एक ट्रॉफिक से दूसरे ट्रॉफिक में, ठीक है, इन्वर्टेड पिरामिड होता है और एक ट्रॉफिक से दूसरे ट्रॉफिक में मैक्सिमम 10% एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। अब ये ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं? ट्रॉफिक लेवल जो हम लोग फूड चेन पढ़ते हैं, आपने फूड चेन के बारे में ज़रूर सुना होगा, पढ़ा होगा कि जैसे ये घास होती है, ठीक है, ये ग्रास है, इसको ग्रास हॉपर ने खाया, इस ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, इस फ्रॉग को स्नेक ने खाया, इस स्नेक को ईगल ने उठा के ले चली गई वो, ठीक है। तो ये क्या है, फूड चेन पूरी बनती चली जाती है। तो ये पहला ट्रॉफिक लेवल, दूसरा ट्रॉफिक लेवल, तीसरा ट्रॉफिक लेवल, इस तरह से ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं हमारे। जैसे कि ये जो हमारी घास है ये क्या है, ये ऑटोट्रॉफ है बिकॉज अपना खाना खुद से बना रहा है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। इसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर या फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर। ये क्या है हमारा, कंज्यूमर। और कैसा कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर है। प्राइमरी बिकॉज सबसे पहले यही कंज्यूम कर रहा है इस प्रोड्यूसर को। फिर ये क्या होगा हमारा, ये हो गया हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी ये क्या हो गया, टर्शियरी कंज्यूमर। तो इस तरह से हमारी पूरी चेन चलती है। तो एक ट्रॉफिक से दूसरे ट्रॉफिक में मैक्सिमम 10% एनर्जी का ही ट्रांसफ़र होता है। और एनर्जी आती कहाँ से, ये एनर्जी सन से आती है। इसी सन की लाइट एनर्जी को तो ही केमिकल एनर्जी में बदला है किसने, इस प्लांट ने। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण, जहाँ लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी यानी कि जो प्रकाश ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी में बदलती है। और क्या हमारे केमिकल्स बनते हैं आपको पता है, ग्लूकोज एंड वाटर, ये आपका। और यहाँ पे गैस कौन सी निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है। C6H12O6 यहाँ पे कंपाउंड बनता है जो कि एक शुगर है। और ये जो शुगर है कुछ और नहीं बल्कि स्टार्च है, ठीक है। जो हमारे जो प्लांट में जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। हमारी बॉडी में, हम ह्यूमंस की बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है ह्यूमंस में, और प्लांट्स में ये स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं हमारे क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल हमें पता है, क्लोरोफिल में ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है लीव्स को, जो कि ग्रीन कलर उसको मैग्नीशियम मेटल की वजह से मिलता है, जैसे हमारे खून को लाल रंग आयरन मेटल की वजह से मिलता है। तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है प्लांट्स के द्वारा बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि जो अर्नस्ट हैकल है, इन्होंने जो एनवायरनमेंट टर्म है, जो एनवायरनमेंट शब्द है, इसको दिया था अर्नस्ट हैकल ने
कब दिया था? 1866 में, यानी 1866 में ये टर्म दिया था। और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसको बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी ये बोलते हैं रामदेव मिश्रा जी को, ठीक है, रामदेव मिश्रा जी को बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच पेशवा, और देखिए ये फूड चेन है। ऐसे ही मैं आपको एक और बता दूं, अभी क्वेश्चन पूछा गया था तो सीपीयू है तो स्टेनो पक्का पता नहीं है, लेकिन पूछा गया था मैं कि डीटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीटीएफ का फुल फॉर्म ध्यान रखना होता है डेट्रिटस, ठीक है, इसी तरह से था, आई थिंक डीएफसी पूछा गया था, सॉरी डीएफसी। तो इसका फुल फॉर्म होता है डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस क्या होता है? कोई भी चीज़ जो डिके कर रही है, जो भी चीज़ सड़ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये घास सड़ रही है, या फिर ये स्नेक मर गया है वो सड़ रहा है, या फिर मान लेते हैं ईगल ही मर गई है। तो ये सब क्या है? ऑर्गेनिक हम बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ है। ऐसे फिर हम ह्यूमंस खुद हो गए, तो हम ह्यूमंस जब हम डिके करते हैं, ठीक है, मान लो कि ह्यूमन कोई बॉडी है वो डिके कर रही है, तो कोई भी चीज़ जो डिके कर रही है उसको हम डेट्रिटस बोलते हैं। तो डेट्रिटस फूड चेन इस तरह से बनती है, जहाँ पे हमारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया एंड वायरसेस, फंगस, ये सब क्या करते हैं? ये उस डेट्रिटस को डिके करते हैं धीरे धीरे। इस प्रोसेस को बोलते हैं डेट्रिटस फूड चेन। और ये जो डेट्रिटस होता है, इसका डिके जो प्रोसेस होता है, ये फास्ट कब होता है और स्लो कब होता है, ये कभी कभी पूछ लेता है। तो फास्ट तब होता है जब इट इज़ रिच इन नाइट्रोजन, ठीक है, इट इज़ रिच इन नाइट्रोजन। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो भी इसका डिके जल्दी होता है। स्लो कब होता है? जब डेट्रिटस रिच होता है लिग्निन और काइटिन में, या फिर चिटिन, जो भी आप बोलो इसको, लिग्निन और काइटिन में जब ये रिच होता है तब इसका जो डीके प्रोसेस होता है डेट्रिटस का, वो स्लो होता है। डेट्रिटस एक तरह का हमारा ह्यूमस ही होता है। ह्यूमस क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर, जो कि एक हमारा एमॉर्फस सॉलिड होता है, ठीक है। क्या होता है? एमॉर्फस सॉलिड, ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर। अगला क्वेश्चन हमारा, विच पेशवा साइन द ट्रीटी ऑफ बसेन विद द ईस्ट इंडिया कंपनी? किस पेशवा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए? माधव राव, नारायण राव, रघुनाथ राव, या फिर बाजीराव सेकंड? तो जो बसेन की संधि है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव सेकंड के बीच में साइन हुई थी इन द ईयर 1802, 1802 में साइन हुई थी। ऐसी ट्रीटी ऑफ सालबाई है आपकी, जो कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, पहले आंग्ल मराठा वॉर के बाद साइन हुई थी, आफ्टर फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। ये साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ सालबाई इन द ईयर 1782, 1782 में। ऐसे आपकी एक थी ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर दो थी, एक तो हुई थी 1665 में, 1665 में, और एक हुई थी 1776 में। जो 1665 में हुई थी ये जय सिंह वन, ठीक है, जय सिंह फर्स्ट और छत्रपति शिवाजी के बीच में हुई थी, ठीक है, छत्रपति शिवा जी के बीच में हुई थी। और 1776 की अगर बात करें तो पेशवा और ब्रिटिशर्स के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ और ट्रीटी देख लेते हैं जो इसी टाइम टेन्योर के बीच में हुई थी, लेकिन इनका लेना देना एंग्लो माइसोर वॉर से है। हमें पता है कि 4 एंग्लो माइसोर वॉर हुए थे, और चौथे में, दूसरे में डेथ हो गई थी हैदर अली की, और चौथे में डेथ हो गई थी किसकी? टीपू सुल्तान, जो कि उसका बेटा था। माइसोर किंगडम में ये हुआ था, और माइसोर किंगडम में जब इनकी डेथ हो गई सबकी, या फिर ब्रिटिशर्स ने जीत लिया फोर्थ एंग्लो माइसोर वॉर के बाद, तो वहाँ पे वुडेयार डायनेस्टी का फिर से रूल स्टैब्लिश कर दिया। खैर, यहाँ पे हम पढ़ेंगे ट्रीटीज़, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर और ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम। ये तीनों क्या हमारी ट्रीटी हैं। ये ट्रीटी हुई आपकी फर्स्ट एंग्लो माइसोर वॉर के बाद, ठीक है। ये जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर है वो सेकेंड एंग्लो माइसोर वॉर के बाद हुई। जो ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम है ये थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर के बाद साइन हुई। ट्रीटी ऑफ मद्रास की अगर बात करें तो इन द ईयर 1769 साइन हुई। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784, 1784 में साइन हुई। और ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम की अगर बात करें तो 1792 में साइन हुई। ये तीनों आपको ट्रीटी पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द थर्ड जर्मिनल लेयर फाउंड इन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक जंतुओं में पाई जाने वाली तीसरी जनन परत की पहचान करें। सीलोम, एक्टोडर्म, एंडोडर्म या फिर मीजोडर्म। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल क्या होते हैं? तो जो हम प्लांट एंड एनिमल किंगडम वाला चैप्टर पढ़ते हैं उसी में चीज़ पढ़ते हैं कि जो हमारे ज़्यादातर फाइलम्स होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब उनमें 3 लेयर होती है। एंडोडर्म होती है अंदर वाली, जो सबसे अंदर होती है। एक्टोडर्म होती है सबसे बाहर वाली, ठीक है।
और मीजोडर्म होती है बीच वाली, मिडिल वाली, और ये जो बीच वाली होती है सब में नहीं होती है, एक्टो एंडो सब में होती है, मीजो सब में नहीं होती है। देखिए जिनमें सिर्फ यही दोनों होती है उनको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, और जिसमें तीनों होते हैं उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो कौन डिप्लोब्लास्टिक है कौन ट्रिप्लोब्लास्टिक, उसको याद करने की बहुत अच्छी सी टेक्निक है, एंड दैट इज पोकोसिटी। पोकोसिटी से हम याद कर सकते हैं। पो से यहाँ पे है पॉरीफेरा, ठीक है, पॉरीफेरा। को से है यहाँ पे सीलेंट्रेट, ठीक है, सीलेंट्रेट, और यह इससे है आपका निडेरिया, ठीक है। तो ये पोकोसिटी ये आपके डिप्लोब्लास्टिक है, और इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हैं। जैसे अभी हमने ऑर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ रहे थे, ऑर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ रहे थे, वो कैसा है, वो भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, जितने इसके अलावा हैं। सीलॉम क्या होता है, सीलॉम होता है एक कैविटी, एक जो खोखला चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं कैविटी, ठीक है। तो सीलॉम जो जिसमें कि जो लाइनिंग है वो मीजोडर्म के द्वारा बनाई जाती है। अब अच्छा हम किसको सीडोसिलोम बोलते हैं, सीडोसिलोम हम किस फाइलम को बुलाते हैं, तो सीडोसिलोम कल अगर आपको याद आ रहा हो, शायद कल ही हम लोगों ने किया था, निमैटोड को बोलते हैं। निमैटोड नहीं, हम लोग वो स्टैटिक जीके वाली क्लास में कर रहे थे, जिसको हम एस्चेलमेंथिस के नाम से भी जानते हैं, एस्चेलमेंथिस। ये निमैटोड जो होते हैं इनको सीडोसिलोम इसलिए बोलते हैं बिकॉज इनमें ट्रू सिलोम नहीं होता, फॉल्स सिलोम होता है, बिकॉज उसकी लाइनिंग मीजोडर्म नहीं बनाता है। अच्छा एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, दैट इज़ कि कौन सा फाइलम होता है जिसमें कि माउथ और एनस सेम होता है, यानी कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, जहाँ से खाना आता है अंदर वहीं से खाना बाहर भी जाता है। ये होते हैं हमारे जैसे कि निडेरिया हो गए, ठीक है, निडेरिया, टीनोफोरा, ठीक है, निडेरिया, टीनोफोरा और प्लैटीहेलमिन्थिस, ठीक है, प्लैटीहेलमिन्थिस। और ये चीज़ ध्यान रखना कि जो प्लैटीहेलमिन्थिस हैं इनकी फ्लैट बॉडी होती है। कैसी बॉडी होती है, फ्लैट। फ्लैट कैसे याद करेंगे, फ्लैट, फ्लैट और फ्लैट सेम साउंड कर रहा है, या फिर लेटी हुई बॉडी है, तो फ्लैट, फ्लैट वॉर्म्स के नाम से भी जाने जाते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो टेप वॉर्म इसका एग्जाम्पल है, टेप वॉर्म। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो राउंड वॉर्म, जो कि पेट के कीड़े होते हैं, वो इसी कैटेगरी में आते हैं, निमाटोड की कैटेगरी में, ठीक है। और जो हमारे एचिनोडर्मेटा होते हैं, एचिनोडर्मेटा एक हमारा फाइलम होता है, इसके रिगार्डिंग चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो एचिनोडर्मेटा होते हैं इनकी स्पाइनी स्किन होती है। स्पाइनी स्किन मतलब कि कांटे होते हैं इनकी स्किन में। डर्मेटा का मतलब होता है स्किन और एचिनो का मतलब होता है स्पाइनी। ऐसे करके याद कर सकते हो कि चुनचुनाहट हो रही है, कब होती है चुनचुनाहट, जब स्पाइंस होते हैं, थॉर्न से, कांटे से होते हैं, तो स्पाइनी स्किन होती है। और इनकी एग्जाम्पल है इसका स्टारफिश, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है स्टारफिश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट वाज द डोमिनेंट सोर्स ऑफ इनकम इन द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या था, इंडस्ट्रियल ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, लैंड रेवेन्यू या फिर माइनिंग। तो विजयनगर एम्पायर की अगर हम बात करें तो इस्टेब्लिश हुआ था 1336 AD में। किसने इसको इस्टेब्लिश किया था, हरिहर एंड बुक्का ने। किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे हरिहर बुक्का, तो आप बोलेंगे विजयनगर से, नहीं, विजयनगर एम्पायर था, इसमें डायनेस्टीज थी, जैसे कि संगम डायनेस्टी थी, संगम यानी जो सबसे पहली थी जिसे बिलोंग करते थे हरिहर और बुक्का, फिर आपकी थी संगम के बाद सुलुफ, फिर थी तुलुफ, और लास्ट थी हमारी आराई वीडू डायनेस्टी। अब ये जो विजयनगर एम्पायर है स्टैब्लिश किसने किया, कब हुआ, ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन ये ख़त्म कब हुआ, तो ये बैटल ऑफ तालीकोटा, तालीकोटा का जो युद्ध हुआ, तालीकोटा, इस बैटल ऑफ तालीकोटा को हम बैटल ऑफ रक्कासागी, ठीक है, या फिर राक्षगी, रक्कासागी या फिर राक्षगी तांगाडी, ठीक है, तांगाडी के नाम से भी जानते हैं। ये हुआ कब, 1556 में हुआ, ठीक है, 1565 में हुआ, जहाँ पे डेक्कन के सुल्तान्स ने हरा दिया, या फिर किसको हराया था, अगर रूलर का नाम पूछ ले तो अली रामा राय, ठीक है, अली रामा राय, इनको लास्ट रूलर भी कंसिडर किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से एकदम ज़ीरो हो गया विजयनगर एम्पायर, नहीं, फिर भी अराई वीडू डायनेस्टी थोड़ी सी कंटिन्यू रही, और इसी वजह से कहीं पे आप लास्ट रूलर का नाम देखोगे, लास्ट रूलर का नाम आप देखोगे श्रीरंग थर्ड, ठीक है, श्रीरंग थर्ड। तो श्रीरंग थर्ड एक्चुअल में लास्ट रूलर हैं, लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो अली रामा राय ऑप्शन में होंगे। पूछा यहाँ पे कि डोमिनेंट सोर्स ऑफ इनकम, इनका आय का प्रमुख स्रोत लैंड रेवेन्यू था। अब इनका एक सिस्टम था, आपने अमर नायक का नाम हो सकता है सुना हो, अमर नायकास। तो ये नायक कौन हुआ करते थे, नायक विजयनगर एम्पायर में हुआ करते थे मिलिट्री कमांडर्स,
ये होते थे मिलिट्री कमांडर, और इन ये जो मिलिट्री कमांडर होते थे, ये जो टैक्स लेते थे, ये टैक्स अमर के फॉर्म में लेते थे, तो इससे यहीं से नाम पड़ा अमर नायकास। ठीक है, तो नायक मिलिट्री कमांडर से और अमर आपका एक रेवेन्यू सिस्टम था, रेवेन्यू सिस्टम था। अब ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तुलुव डायनेस्टी, इसके वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर रहे तुलुव डायनेस्टी के, उनका नाम क्या था? KDR, कृष्णदेव राय। इस तुलुव डायनेस्टी ने रूल किया 1491 से लेके 1570 AD तक। कृष्णदेव राय जी की अगर हम बात करें तो इनको हम आंध्र भोज के नाम से जानते हैं, आंध्र भोज। ये मतलब बहुत ही एबल और बहुत ही ऐसे रूलर थे जिनके बारे में हम पढ़ते नहीं होते ना, हमें बस वही पढ़ाया जाता है, अकबर, बाबर, हुमायूं, यही सब पढ़ाया जाता है। लेकिन एक्चुअल में अगर KDR के बारे में आप पढ़ें तो पता चलेगा कि कितना परफेक्ट तरह से रूल किया जाता है। वो KDR ने, हमारे कृष्णदेव राय जी ने एक बेस्ट एग्जाम्पल सेट किया। ये साउथ में इन्होंने रूल किया, आपको पता है विजयनगर किंगडम ने साउथ में, ये आपका जो विजयनगर किंगडम था किस नदी के किनारे बसा हुआ था? इसकी कैपिटल हम्पी थी, और ये आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, तुंगभद्रा रिवर, राइट। तो ये अगर हम बात करें तो KDR का नाम हम आंध्र भोज के नाम से भी जानते हैं, और इनका एक किताब है जिसका नाम है अमुक्त माल्यदा। ठीक है, अमुक्त माल्यदा, जो कि तेलुगु लैंग्वेज में है। ठीक है, किस लैंग्वेज में? तेलुगु। और एक है आपकी जाम्बावती कल्याणम, जो कि संस्कृत लैंग्वेज में है, जाम्बावती कल्याणम। वैसे तो इसके पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है, कल्याणम, लेकिन ये भी पूछ सकता है संस्कृत। ठीक है, एंड इनका एक और टाइटल है यवन राज प्रिया। ठीक है, यवन राज प्रिया। ये इन लोगों ने स्टेप्ड टैंक बहुत बनवाए थे, जो विजयनगर डायनेस्टी वाले थे, खासकर KDR जी ने स्टेप्ड टैंक बनवाए थे। ठीक है, स्टेप्ड टैंक बनवाए थे। और इनके टाइम पे कुछ ट्रैवलर आए थे KDR जी के टाइम पे, उनका नाम पता होना चाहिए, डोमिंगो पीस, ठीक है, एंड दुवर्ते बारबोसा। ये किसके टाइम पे आए थे? KDR के टाइम पे। और कहाँ से आए थे? पोर्तुगल से आए थे। ठीक है, जहाँ के हमारे रोनाल्डो जी हैं। ठीक है, तो ये दोनों पोर्तुगीज़ थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट alternatives of the basis on the basis of the given statements on the drainage system of the हड़प्पन civilization। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था पर दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। इन मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सिटीज द हाउसेज एंड हैड ओपन ड्रेनेज सिस्टम आउटसाइड। इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाटर एंड गार्बेज यूज टू ड्रेन आउट फ्रॉम द ड्रेन्स लोकेटेड आउटसाइड द हाउसेज एंड गो इनटू द मेन अंडरग्राउंड ड्रेन। अब ये क्वेश्चन आपके अभी CPO एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा, इन मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सिटीज हाउसेज हैड ओपन ड्रेनेज सिस्टम आउटसाइड, नहीं, ये आपका इनसाइड था, जो हाउसेस के अंदर था ये आपका ओपन ड्रेनेज सिस्टम। तो पहला वाला यहाँ पे गलत होगा। इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाटर एंड गार्बेज यूज टू ड्रेन आउट फ्रॉम द ड्रेन्स लोकेटेड आउटसाइड द हाउसेज, ये वाला सही होगा आपका आंसर। यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 4, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो 2500 से लेके ये 1750 BC तक रहा। ये जाना जाता है अपनी टाउन प्लानिंग के लिए, टाउन प्लानिंग, जहाँ पे ग्रिड सिस्टम फॉलो किया जाता था हाउसेस बिल्ड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे बेक्ड ब्रिक का यूज़ हुआ घरों को बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अर्बन लाइक था। तो ये जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन था, ये एक तरह का शहरी था, मतलब अर्बन सिविलाइजेशन था हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में सबसे पहले किसने पता किया? इसका एक्सकेवेशन हुआ था 1920s के टाइम पे। जॉन मार्शल जी उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जनरल थे। हम वैसे तो फादर ऑफ ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं किसको? अलेक्जेंडर कनिंगम को, लेकिन उस समय जॉन मार्शल थे। ठीक है, जॉन मार्शल। लेकिन ये एक्सकेवेशन किया किसने था? तो मेन ये थे हमारे दयाराम साहनी जी, जिन्होंने हड़प्पा का एक्सकेवेशन किया था, और RD यानी कि राखल दास बनर्जी, जिन्होंने कि मोहनजोदारो का एक्सकेवेशन किया था। ठीक है, हड़प्पा की अगर हम बात करें तो ये रावी नदी के तट पे स्थित था हड़प्पा, और जो मोहनजोदारो था, ठीक है, जो आपका मोहनजोदारो था, ये सिंधु नदी के किनारे यानी इंडस नदी के किनारे था। मोहनजोदारो में ही हमें ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार देखने को मिलता है, ग्रेट ग्रैनरी यानी कि विशाल अन्नागार देखने को मिलता है, ग्रेट ग्रैनरी। अगर इसके हम बात करें एंशियंट पोर्ट, इसमें जो हमें एंशियंट पोर्ट मिला, प्राचीन बंदरगाह, वो था आपका लोथल, जो कि गुजरात में, प्रेजेंट डे गुजरात में पड़ता है। हड़प्पन, और इसकी बात करें हड़प्पा में आपको एक टर्म देखने को मिलता है सीटाडेल। इस सीटाडेल का मतलब क्या होता है?
सीटाडेल का मतलब होता है कि सीटाडेल का जो वेस्टर्न साइड था, जो हायर साइड था, वो थोड़ा सा छोटा था और लोअर साइड जो था वो थोड़ा सा, उसमें जो दीवार की ऊंचाई थी वो ज़्यादा होती थी। ये क्या था मतलब, ये था कि जब भी कोई वॉर लाइक सिचुएशन होगी, कोई डेंजर सिचुएशन होगी, तो जो लोग हैं वो आपके चले जाएंगे यहाँ पे ऊंचाई के साइड में चले जाएंगे, जहाँ पे वॉल्स जो हैं वो छोटी हैं। ये सीटाडेल होता है। नाउ एक क्वेश्चन आपसे पूछता है सिटी विदाउट सीटाडेल, ठीक है, सिटी विदाउट सीटाडेल, तो ये है आपकी चनहुद्रो। सी से सीटाडेल और सी से चनहुद्रो, जो कि पाकिस्तान में पड़ती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू, तो ये मैंने क्वेश्चन हो गया ना, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटीज हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? लक्षद्वीप, दिल्ली, दादरा नगर हवेली या फिर दमन और दीव? सही आंसर होगा, ये मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ, दादरा नगर हवेली। तो 2011 के सेंसस पे बेस्ड हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। ये भी हम पहले देख चुके हैं कि दादरा नगर हवेली की लिटरेसी रेट का सबसे कम है और दमन और दीव की सेक्स रेशियो सबसे कम है। सेक्स रेशियो सबसे कम है यूटीज़ की अगर हम बात करें। कैसे याद किया था कि लड़कियों का यहाँ पे दमन होता है। अगर हम हाईएस्ट की बात कर लें, हाईएस्ट की, तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट अगर हम बात करें लक्षद्वीप की है, और हाईएस्ट अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो पुडुचेरी या फिर पौंडीचेरी की है। ये क्या है, बात हो रही है लिटरेसी रेट की। ये किसकी बात हो रही है? सेक्स रेशियो की। लिटरेसी रेट और सेक्स रेशियो। लिटरेसी अच्छा हम कब कंसिडर करते हैं कि कोई लिटरेट है नहीं? जब कोई भी 7 साल से ऊपर का सिंपल रीडिंग और राइटिंग कर सकता है किसी लैंग्वेज में। सेक्स रेशियो क्या है कि 1000 मेल पे कितने फीमेल हैं, ठीक है। ये हम स्टेट का सब कुछ पढ़ चुके हैं और ये यूटी का है। यूटी की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो कहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर, जहाँ पे कितने लोग रहते हैं, तो दिल्ली में सबसे हाईएस्ट है ये। और लोवेस्ट कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार में। वैसे स्टेट में बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा है, अरुणाचल में सबसे कम है। और अगर हम यूटीज़ की अगर बात करें तो दिल्ली में है हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, और अंडमान निकोबार में लोएस्ट है। अभी आपके CGL मेंस जो भी कंडक्ट हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है जहाँ पे मेल और फीमेल की लिटरेसी रेट के बीच में जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा है। हाईएस्ट मेल और फीमेल की लिटरेसी रेट के बीच में डिफरेंस है, वो स्टेट है हमारा राजस्थान। और ये क्वेश्चन SSC GD 2023 में पूछा गया था, समझ सकते हैं आप। SSC GD 2023 में पहले पूछा गया और अभी कुछ दिन पहले CGL मेंस में पूछा गया। तो इस ऐसा कुछ नहीं होता कि खासकर जीके में कि ये भाई MTS में आया हुआ या फिर ये CGL मेंस में आया हुआ है, कुछ नहीं। वो SSC के लिए सब समान है, ठीक है। तो आपको भी इसको इक्वली ट्रीट करना है। वैसे ही डेली पुलिस में भी आपको देखने को मिलेंगे, हो सकता है कि बहुत टफ क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे मैं सारे तरह के आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ और आपको इन 10 लेक्चर से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे फॉर श्योर। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू मानसून। मानसून के संबंध में भी हम लोग सारी चीज़ें कर चुके हैं। पढ़िए क्वेश्चन, सारे स्टेटमेंट को, ऑप्शंस को, और करिए इस क्वेश्चन को, कर सकते हैं आप, ठीक है। बस चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए आहिस्ते के साथ। ऐसे नहीं कि हमने ईस्ट ऑफ मेडागास्कर ये सब क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं, आराम से पढ़ो। हमें पूछा गया कि इनकरेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है। तो जब आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो चौथे ऑप्शन में आएंगे, तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज अकर ड्यू टू विथड्रॉल और द रिट्रीट ऑफ द मानसून। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ मानसून की वापसी के कारण उत्पन्न होते हैं। ऐसा नहीं है। जो पश्चिमी विक्षोभ हैं, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज हैं, ये मेडिटेरेनियन सी, इनका इंडिया से लेना देना नहीं कि मानसून जा रहा है। ये मेडिटेरेनियन सी जो होता है, भूमध्य सागर, वहाँ से आते हैं जेट स्ट्रीम। जो जेट धाराएं होती हैं, जेट धाराएं क्या होती हैं, जेट स्ट्रीम क्या होती हैं? ऊपरी क्षोभ मंडल यानी अपर ट्रोपोस्फियर में जो हाई स्पीड में, बहुत ही तेज़ी में जो विंड ब्लो करती हैं, उनको हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम। तो यही जेट स्ट्रीम जो है मेडिटेरेनियन सी से यानी भूमध्य सागर से इन वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस को लेके आती हैं, जो विंटर में रेनफॉल करती हैं, विंटर में, सर्दियों में बारिश करती हैं, और जो कि राबी की फसल के लिए, जिसमें कि हमारा गेहूं आता है, वीट आता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिट्रीट ऑफ मानसून की अगर हम बात करें तो लौटता हुआ मानसून क्या है? जब सितंबर अक्टूबर के टाइम पे मानसून मेन लैंड ऑफ इंडिया से वापस जाता है। इसी को हम नॉर्थ ईस्ट मानसून के नाम से भी जानते हैं। और ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून या फिर रिट्रीटिंग या फिर लौटता हुआ जो मानसून है, ये जो कोरोमंडल तट है यहाँ पे बारिश करता है। कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु, और थोड़ा बहुत जो सदर्न आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे ये बारिश करके जाता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो ये स्टेटमेंट आपका होगा गलत। जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ, द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर तहिती एंड डार्विन इन नदर्न ऑस्ट्रेलिया इज कंप्यूटेड
टू प्रिडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ मानसून, ये बिल्कुल सही है। बिकॉज तहीती जो पैसिफिक ओशन में, जो डार्विन जो इंडियन ओशन में है, ठीक है, यहाँ पे जगह डार्विन और ऑस्ट्रेलिया के पास में यहाँ पे पड़ती है तहीती। तो इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस को मेजर किया जाता है, और अगर प्रेशर डिफरेंस नेगेटिव हुआ दैट मीन्स कि इंडिया में मानसून लेट आएगा, डिलेड आएगा, और बहुत चांसेस हैं कि अल नीनो वाला साल हो सकता है। ठीक है, अल नीनो क्या होता है? अल नीनो का मतलब होता है चाइल्ड क्राइस्ट। अल नीनो का मतलब होता है चाइल्ड क्राइस्ट। और अल नीनो एक ऐसा फिनोमेना होता है जो हर 3 से 7 साल में आता है, जहाँ पे हमारी मानसून काफ़ी लेट आता है और काफ़ी कम आता है, और इसका जस्ट उल्टा होता है ला नीना। तो उस केस में ये पॉजिटिव हो जाता है, जो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन तहीती एंड डार्विन। और ला नीना में उल्टा होता है अल नीनो का, बहुत जल्दी मानसून और बहुत ज़्यादा मानसून आता है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, और मानसून सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, कि मानसून सबसे पहले किस स्टेट में आता है? तो सबसे पहले केरल में आएगा, यहाँ पे। ठीक है, और मिलते कहाँ पे मानसून की दोनों ब्रांचेस, ये अरेबियन सी ब्रांच और ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच, दोनों मिलती हैं जाके पंजाब प्लेन्स के पास, इंडिया के नदर्न प्लेन्स में। फिर अगर हम बात करें मानसून सबसे ज़्यादा खासी हिल्स में, जो मौसिन राम पड़ता है, वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश करता है। ये हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ कैपिटल एक्सपेंस? निम्नलिखित में से किसी पूंजीगत व्यय माना जाता है? देखिए, जो हमारा बजट होता है गवर्नमेंट के, जैसे कि हमारे घर में कुछ इनकम के सोर्सेज होते हैं और कुछ खर्चे के वो जरिए होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी इनकम हो सकता है कि किसी को उधार दे रखा हो आपने, उससे आती हो सकता है कि आपकी इनकम, मान लेते हैं कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब में हो तो उससे आती है, आपकी मम्मी भी कुछ काम करती हैं घर में, उससे भी सिलाई कढ़ाई का, उससे भी इनकम आती है। तो इनकम के कुछ सोर्सेज हो सकते हैं। आपके जो खर्चे होते हैं, हो सकता है कि आपका राशन में खर्चा जाता है, और आपका जो एक्स्ट्रा खर्चेज होते हैं, फिर आप कुछ अपने लिए और भी कुछ बिजली बिल भरते हैं, तो वो सारे आपके खर्चे हुए। तो इस तरह हमारे गवर्नमेंट के भी कुछ इनकम के सोर्सेज होते हैं और कुछ खर्चे के सोर्सेज होते हैं, जो और उनको बजट में दर्शाया जाता है। ठीक है, बजट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बजट में दर्शाया तो जाता है, लेकिन इसको 2 तरह से दर्शाया जाता है, फिर 2 हेड में। जैसे कि हमारी मान लेते हैं कि एक लेफ्ट पॉकेट होती है और एक राइट पॉकेट। तो एक लेफ्ट पॉकेट हो गई हमारी रेवेन्यू वाली, इसको बोलते हैं पूंजीगत। अभी बताता हूँ क्या होता है ये। ठीक है, और एक होता है कैपिटल। रेवेन्यू और कैपिटल, रेवेन्यू को बोलते हैं पूंजीगत और कैपिटल को बोलते हैं पूंजीगत, और रेवेन्यू को बोलते हैं राजस्व। ठीक है, राजस्व और पूंजीगत। तो ये रेवेन्यू, रेसीट का मतलब होता है इनकम, जो पैसा आता है, और एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, जो कि पैसा जाता है। ऐसे कैपिटल रेसीट, ठीक है, कैपिटल रेसीट जो यानी कि पूंजीगत जो आय होती है, इनकम होती है, और पूंजीगत खर्चे जो एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, तो मतलब हमने जो इनकम और जो भी हमारा कुछ आना जाना रहता है, उसको हमने 2 पॉकेट में है, एक तो लेफ्ट पॉकेट रेवेन्यू वाली और राइट पॉकेट कैपिटल वाली। अभी मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ लेफ्ट पॉकेट और राइट पॉकेट। ठीक है, तो अब जो पैसा हम बार बार हमारे पास आता है, या फिर जो पैसा हमारे से बार बार जाता है, उसको हम रेवेन्यू के साइड में रखते हैं। अब आता है तो रेसीट में, जाता है तो एक्सपेंडिचर में। जैसे कि मुझे सैलरी हर महीने मिलती है, मुझे किसी ने मुझसे लोन ले रखा है, तो उसका जो ब्याज है मुझे हर महीने देता है। तो क्या, क्योंकि वो मुझे इनकम हो रही है, तो वो रेवेन्यू रेसीट में जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट का जो भी रिसीट की बात हो रही ना, तो अब ये गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट को सैलरी मिलती नहीं, गवर्नमेंट को सैलरी देनी होती है। तो क्योंकि हर महीने देनी होती है, तो एक्सपेंडिचर के साइड में जाएगा गवर्नमेंट के लिए। तो सैलरी हो गई गवर्नमेंट को जो देनी होती है, पेंशन जो देनी होती है, ये सब एक्सपेंडिचर साइड में जाते हैं। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वहीं अगर हम बात करें रेवेन्यू रेसीट के साइड में कौन जाएगा, तो गवर्नमेंट को जो टैक्स से इनकम होती है, टैक्स आपका जो डायरेक्ट टैक्स हो सकता है और इनडायरेक्ट टैक्स हो सकता है। ये तो टैक्स के सोर्सेज हो गए, जो हम लोग को डायरेक्ट टैक्स और प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर पहले ही पढ़ चुके हैं। या फिर नॉन टैक्स, जैसे कि आप जो चालान भरते हैं, या फिर आप जो टोल जमा करते हैं, जब आप जब रोड में जाते हैं तो आप टोल भरते हैं ना, तो वो गवर्नमेंट को हर महीने मिल रहा है। ठीक है, बार बार मिल रहा है, तो वो रेवेन्यू रेसीट में जाएगा। जो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिल रहा है, लोन में ब्याज मिल रहा है, वो सारा कुछ किस में जाएगा, रेसीट में, क्योंकि वो हर महीने मिल रहा है। लेकिन गवर्नमेंट अगर किसी को लोन दे रहा है, मान लेते हैं, तो जो लोन दिया, ठीक है, जो लोन दिया वो क्योंकि दिया है, वो खर्चा है। और कैसा लोन, ऐसा तो है नहीं कि लोन हर रोज देते हैं, कभी कभी कोई लोन मांगने आता है तो उसको देते हैं। तो जो लोन देना होता है वो कैपिटल में आता है। या फिर कोई गवर्नमेंट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करवाती है, जैसे कि रोड हो गई, गवर्नमेंट कोई मान लेते हैं कॉलेज हो गया, स्कूल बिल्ड कर रहा है, कोई हॉस्पिटल बिल्ड हो रहा है। तो रोज़ रोज़ तो ये बनते नहीं हैं, कभी कभी बनते हैं, तो ये आपका कैपिटल यानी पूंजीगत खर्चे में जाएंगे। पूंजीगत आय में कौन से आएंगे, जो कभी कभी, जैसे कि मान लेते हैं गवर्नमेंट ने लोन लिया है, अगर गवर्नमेंट ने
तो वो रेसीड इसमें आएगा, ठीक है। गवर्नमेंट ने कुछ डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या है कि अपने हिस्सेदारी गवर्नमेंट ने सरकार ने बेच दिया। जैसे मान लेते हैं उसका कोई पीएसयू था, ठीक है, पीएसयू मान लेते हैं कोई गवर्नमेंट के अंडर में था, उसने प्राइवेट को बेच दिया, मान लो इंडियन रेलवेज़ को बेच दिया आज की हमारी मान लेते हैं गवर्नमेंट ने, तो वो एक तरह का डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगा, यानी कि गवर्नमेंट ने अपनी उसमें हिस्सेदारी बेच दी। अब रोज़ रोज़ तो करती नहीं, कभी कभी होता है, तो ये आपका कैपिटल रेसीट में जाएगा। आपको ध्यान ये रखना है कि जो गवर्नमेंट अनुदान देती है यानी ग्रांट होते हैं, लोन अलग चीज़ होती है। लोन में क्या होता है कि मैंने आपको लोन दिया तो मैं आपसे बोलूँगा कि लोन आपको लौटाना भी है प्लस ब्याज भी देना है। ब्याज आपका रेवेन्यू वाले में जाएगा, ब्याज आप दे रहे हैं तो एक्सपेंडिचर और ब्याज ले रहे हैं तो रेसीट, लेकिन वो जाएगा रेवेन्यू वाले में ही, ठीक है। लेकिन लोन लेना और लोन देना वो कैपिटल वाले में जाएगा, ठीक है। लेकिन ग्रांट वो होते हैं कि मैंने किसी को, जैसे आप मेरे पास आए कि सर हमें 10,000 रुपये की नीड है, मैंने बोला ये लो 10,000 रुपये ले जाओ और लौटाने की ज़रूरत नहीं, ना ही ब्याज देने की ज़रूरत है, तो एक तरह का मैंने आपको दान दे दिया। तो जो दान होते हैं वो रेवेन्यू साइड में आते हैं, दान लेना रेवेन्यू रसीड और दान देना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा क्या गया, कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंस कौन सा होगा, पूंजीगत व्यय कौन सा होगा। तो सैलरी अगर मैं दे रहा हूँ तो सैलरी हर महीने गवर्नमेंट को देनी होती है, रेवेन्यू वाले साइड में जाएगा। पेंशन भी भाई हर महीने देनी होती है, सब्सिडी भी देनी होती है हर महीने। जो स्कूल बिल्डिंग बनती है ये आपका एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये कैपिटल साइड में जाएगा, पूंजीगत व्यय में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ लॉ कमीशन फॉर द कंसोलिडेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज। तो ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय कानूनों के समेकन और संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 1833 का, चार्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, चार्टर एक्ट 1813, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1909 और 1919 का हम पढ़ चुके हैं और ये मैं वहाँ पे मैंने आपको ये नहीं बताया था, अगर होता तो इंपॉर्टेंट होता तो मैं आपको ज़रूर बताता। 1909 का जो एक्ट आया था वो इंडियन काउंसिल एक्ट नहीं था, पहली बात तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसने सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि पृथक निर्वाचन चालू किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम चालू किया था, सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था मुस्लिम्स के लिए। और इसीलिए इसको हम, इसीलिए नहीं बस इसको हम बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म किस लिए बोलते हैं, बिकॉज मॉर्ले उस समय सेक्रेटरी हुआ करता था और मिंटो वॉइस हुआ करता था, ठीक है। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हम बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेल्मफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेल्मफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। और इसने क्या किया था, इसने डायरकी यानी कि द्वैध शासन लाया था, कहाँ पे, प्रोविंसेस में, जिसको कि ख़त्म किसने किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने। उसने प्रोविंसेस से ख़त्म करके सेंटर में डायरकी को ले आया था और प्रोविंसेस को स्वायत्ता दे दी थी, ऑटोनॉमी दे दी थी। ये हम लोगों ने चीज़ पढ़ी थी। और 1909 वाले ने ही बोला था कि एक इंडियन जो है वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हो सकता है, ठीक है। और पहले हमारे बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक। और 1935 वाला एक्ट भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, बिकॉज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, उसका जो मेजर हिस्सा है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही बोरो किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेसिस पे इलेक्शन हुए थे, ये भी मैंने आपको बताया था, 1937 में हुए थे ये इलेक्शंस, ठीक है। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और 1813 की। जो 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इसने सबसे पहली बार तो ये बोला था कि इंडियन की एजुकेशन के लिए 1,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे, प्लस क्रिश्चियन मिशनरीज़ को भेजा भारत में क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए। और इसने बोला कि अब से ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड नहीं कर सकती है एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। टी में ट्रेड कर सकती है और चाइना के साथ ट्रेड कर सकती है, बाकी ट्रेडिंग राइट ख़त्म कर दिए। 1833 आते आते तक ईस्ट इंडिया कंपनी की ये दो भी कमर्शियल अफेयर्स को ख़त्म कर दिया, यानी वहाँ पे तो ख़त्म कर ही दिया था, बस दो एक्सेप्शन थे, अपवाद थे कि हाँ चाय में कर सकते हो और चाइना के साथ कर सकते हो, वो भी ख़त्म कर दिया 1833 में। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है पूरी तरह से एक प्रशासनिक संस्था बन गई, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। इट बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। क्यों? क्योंकि इसके पूरे कॉमर्शियल फंक्शंस जो हैं वो ख़त्म कर दिए। और इसी ने सबसे पहले लॉ कमीशन के एस्टैब्लिशमेंट की बात कही, जो ये क्वेश्चन बोल रहा है। और पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन बना कौन? मैकॉले। और मैकॉले जो था, आपको पता है कि मैकॉलेज मिनट भी पढ़ते हैं, 1835 में आया था, जिसमें किसने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात कही थी कि ऊपर के लेवल में इंग्लिश को प्रमोट करो खूब, ऊपर के लेवल में इंग्लिश को खूब प्रमोट करो, वो लोग अपने जो ऊपर वाले इंडियंस है, जो थोड़े से अमीर इंडियंस है, वो नीचे वालों को पढ़ा देंगे। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बोलते हैं, जिसको कि रिजेक्ट किया था वुड्स, चार्ल्स वुड ने, जो कि वुड्स डिस्पैच दिया था, जिसको कि हम मैग्ना कार्टा ऑफ
इंडिया मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया इंडियन एजुकेशन के नाम से जानते हैं। इसने बोला नहीं, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन नहीं, थ्योरी नहीं, वर्नैकुलर को भी प्रमोट करो, जो लोकल लैंग्वेजेस है उनको भी प्रमोट करो, ठीक है। और ये आया था डलहौजी के टाइम पे 1854 में, 1854 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉ कमीशन का पहला चेयरमैन मैकॉले, और इसी ने जो हम इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इनको कोडिफाई करने का काम मैकॉले ने किया था। पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर बात करें, पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन MC सेतलवाद थे, जो और अभी लेटेस्ट वाला बन रहा है उसके हैं ऋतुराज अवस्थी जी। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है, ऋतुराज अवस्थी, CGL Tier 1 में ये पूछा भी गया था, ठीक है। और पहले कौन थे? MC सेतलवाद, जो कि हमारे पहले देश के महान्यायवादी भी थे, अटॉर्नी जनरल भी थे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और बाकी अच्छा कमेंट में आप ये बताइए किस एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ख़त्म कर दिया था, वापस बुला लिया गया था भारत से, वो कौन सा एक्ट था? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर कंपोज्ड ऑफ, स्थलीय ग्रह किसके बने होते हैं? मेटल एंड गैस, मेटल एंड एयर, रॉक्स एंड गैस, या फिर रॉक्स एंड मेटल। प्लैनेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो हमने ये पढ़ रखा है कि सोलर सिस्टम के एवोल्यूशन की थ्योरी किसने दी थी, कि सोलर सिस्टम इस तरह से बना था एक नेबुला के थ्रू। ये थ्योरी दी थी इमैनुअल कांत और लैपलेस ने, जिसको हम नेबुलर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इमैनुअल कांत और लैपलेस थ्योरी, नेबुलर लैपलेस थ्योरी, जो कि सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन से रिलेटेड है। अब जो हमारे प्लैनेट बने, तो ये हमारा सन, सूरज है, और सन के चारों तरफ हमारे 8 प्लैनेट हैं जो चक्कर लगाते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं। ये है मरकरी यानी कि बुध, वीनस यानी शुक्र, ये अर्थ यानी पृथ्वी, ये हमारा मार्स यानी कि मंगल। फिर यहाँ पे हमें एक बेल्ट देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, यानी कि क्षुद्र ग्रह की बेल्ट है ये एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट जिसको हम बोलते हैं जुपिटर यानी कि बृहस्पति। देन आता है हमारा सैटर्न जिसको हम बोलते हैं शनि। देन आता है यूरेनस जिसको हम बोलते हैं अरुण, और देन आता है नेपच्यून यानी कि वरुण बोलते हैं इसको। तो पहली बात तो ये है कि इस एस्टेरॉयड बेल्ट के जो लेफ्ट साइड वाले प्लैनेट हैं इनको हम इंटीरियर यानी कि आंतरिक ग्रहों के नाम से जानते हैं, इंटीरियर प्लैनेट या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। अब इंटीरियर या फिर टेरेस्ट्रियल जो प्लैनेट हैं, और ये जो हमारे होते हैं इनको एक्सटीरियर यानी कि बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं, और या फिर इनको जोवियन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। अब जो इंटीरियर प्लैनेट है इनकी डेंसिटी जो होती है, घनत्व, वो एक्सटीरियर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि ये जो है रॉक्स वगैरह के बने हुए हैं, और ये जो हैं बाहर के साइड वाले ये गैस के बने हुए हैं मेनली, इनको हम गैस जायंट्स बोलते हैं। ये दोनों होते हैं हमारे गैस जायंट्स। तभी कभी भी हम इन पे, आपने नहीं सुना होगा कि हम सैटेलाइट हमने लैंड करवा दी, क्योंकि आप गैस में लैंडिंग करवाओगे क्या है, तो लैंडिंग हमेशा इन्हीं पे करवाई जा सकती है जो अंदर के 4 हैं, ठीक है। और ये हैं हमारे आइस जायंट्स। इनमें से सबसे गर्म कौन सा है? वीनस है, ध्यान रखना। इट इज़ दी हॉटेस्ट प्लैनेट, जो सबसे आपका गर्म है, जो कि दूसरे नंबर का है। ठंडा सबसे ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं, यूरेनस यानी कि अरुण है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये जो सबसे गर्म है और जो सबसे ठंडा है, यही 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि वीनस और यूरेनस हैं, जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। सारे ग्रह हमारे वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेशन करते हैं, घूर्णन करते हैं। लेकिन वीनस और यूरेनस दोनों के नाम में नस है, वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन करते हैं, ठीक है। मरकरी का आपका हाईएस्ट ऑर्बिटल स्पीड होता है 88 दिन में ही ये अपना सूर्य के अराउंड एक परिक्रमण पूरा कर लेता है, तो सबसे ज़्यादा होता है। जो जुपिटर होता है इसका फास्टेस्ट रोटेशन स्पीड होता है, यानी 16 घंटे में ही इसका एक दिन हो जाता है। हमारा एक जो दिन होता है अर्थ का 23 घंटे 56 मिनट में होता है। सबसे जल्दी 16 घंटे में इसका हो जाता है जुपिटर का, फास्टेस्ट रोटेशन करता है। और हमारा एक साल 365 दिन में होता है, इसका मतलब 364 टू बी वेरी प्रिसाइज, 364 दिन और 6 घंटे में। लेकिन मरकरी का 88 दिन में ही हो जाता है, ठीक है। और सबसे हॉटेस्ट है, इसको वीनस को ही हम और किस नाम से जानते हैं? इसको हम ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की जुड़वा बहन बुलाते हैं। मॉर्निंग स्टार यानी कि भोर का तारा, इवनिंग स्टार यानी कि सांझ का तारा, और सबसे गर्म है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं, बिकॉज जो हमारी अर्थ है, अर्थ, इसको ब्लू प्लैनेट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें 71% वाटर है, 71% तो पानी है, और इस पानी में 71% पानी में सिर्फ 2.9% ही है जो कि फ्रेश वाटर है। और ये जो फ्रेश वाटर है इसमें सबसे ज़्यादा आपको ये देखने को मिलेगा ग्लेशियर और आइस कैप में, ठीक है। और अगर हम बात करें अर्थ, हमारा इसकी जो डेंसिटी होती है ये सबसे ज़्यादा होती है, इसकी हाईएस्ट डेंसिटी होती है, घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। सबसे कम घनत्व होता है सैटर्न यानी कि शनि का, लोएस्ट डेंसिटी होती है।
इसमें सैटर्न में हमें छल्ले देखने को मिलते हैं। ध्यान रखना, जो सैटर्न ग्रह है हमारा, जो शनि है, इसमें हमें रिंग्स देखने को मिलती हैं। ये रिंग्स किसने सबसे पहले बताई थी? तो ये रिंग्स के बारे में हाइजीन्स ने सबसे पहले बताया था, हाइजीन्स। और रिंग्स के बीच में जो काला काला जो गैप है, जो हमें गैप देखने को मिलता है, इसके बारे में कसीनी ने बताया था। ये भी क्वेश्चन आपके SSC में पूछा जा चुका है। वीनस के बाद अर्थ देख लिया, अर्थ के बाद थोड़ा सा मार्स के बारे में देख लेते हैं कि मार्स में 2 इसकी सैटेलाइट हैं। जैसे कि अगर हम मरकरी और वीनस की बात करें तो इनके पास 9 सैटेलाइट, कोई उपग्रह नहीं है खुद का। अर्थ के पास एक उपग्रह है, मून, चंद्रमा, जहाँ पे ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 है। मार्स के पास 2 हैं, एक तो फोबोस और दूसरा है डीमोस। ये 2 एक सैटेलाइट्स हैं। और इसमें सबसे बड़ा पूरे सोलर सिस्टम का आपको माउंटेन देखने को मिलेगा जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, और इसको हम रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, लाल ग्रह, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड यानी लॉ ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से ये मार्स जो प्लैनेट है इसको हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। तो मार्स के बाद हमें एस्टेरॉयड बेल्ट देखने को मिलेगी और उसके बाद जुपिटर। तो एस्टेरॉयड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में, जुपिटर सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है, और जुपिटर की करंट में, जुपिटर की अगर हम बात करें तो मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट, बृहस्पति की सबसे ज़्यादा उपग्रह भी हैं अभी के प्रेजेंट के टाइम पे। पहले जुपिटर के पास थी, फिर सैटर्न, अभी फिर से जुपिटर। ठीक है, मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, जुपिटर की अगर बात करें, इसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट है गैनीमेड, जो कि पूरे सोलर सिस्टम की भी सबसे बड़ी सैटेलाइट है। सैटर्न की सैटेलाइट है टाइटन, जो कि इसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट है। रिंग्स का मैंने आपको पूरा बता दिया, और अरुण वरुण के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। और जो हमारा अरुण है यानी कि यूरेनस, इसको हम ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मेट्रिक यूनिट ऑफ प्रेशर दैट इज इक्वल टू 0.986923 ATM। दैट इज़ दबाव की मेट्रिक इकाई क्या है जो 0.986923 ATM के बराबर है? गैलन, क्वाट, बार या फिर यार्ड? सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बार। ठीक है, प्रेशर से आपको याद आना चाहिए कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, या फिर प्रेशर यानी जो दाब है वो आयतन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये किस लॉ ने बताया था? ये बॉयल्स लॉ ने बताया था। बॉयल्स लॉ रॉबर्ट बॉयल जी के द्वारा दिया गया था इन द ईयर 1662। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 18th। द करेवा फॉर्मेशंस आर फाउंड इन दी, करेवा संरचनाएं कहाँ पाई जाती? नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, तराई रीजन, उत्तरांचल हिमालय या फिर कश्मीर हिमालयाज़ में? तो करेवा एक तरह के अनकॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, जैसे कि मिट्टी होती है वैसे जो ग्लेशियर होता है हमारे, जैसे मिट्टियाँ नदियाँ लाती हैं, तो वैसे ग्लेशियर भी एक तरह का डिपॉजिट लाती हैं कश्मीर हिमालय में, जिसको कि करेवा बोलते हैं। ये करेवा जो है सेफ्रॉन यानी कि जो केसर है उसकी, वहाँ पे एक लोकल वैरायटी होती है सेफ्रॉन यानी केसर की, जिसको ज़ैफ़रॉन बोलते हैं, उसकी खेती के लिए बहुत अच्छी होती है करेवा कश्मीर हिमालयाज़ में। अब कश्मीर हिमालयाज़, उत्तरांचल हिमालय, ये हिमालय का रीजनल डिवीज़न है। जैसे कि आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत भी ज्योग्राफी पढ़ा होगा हिमालय के बारे में, कि हमारे हिमालय होते हैं जैसे कि ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, और ऊपर ट्रांस हिमालय, इस तरह से हिमालयन रेंजेस होते हैं डिफरेंट। ये तो हो गया कि भाई इस तरह से डिवीज़न हो गया। लेकिन अगर हम रीजनल डिवीज़न हिमालयाज़ का करने जाएँ तो वो किस तरह से डिवीज़न होता है? ये रिवर्स के बेसिस पे होता है। जो हमारा हिमालय का रीजन इंडस और सतलज के बीच में है उसको हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, पंजाब हिमालय। याद कैसे आप रख सकते हैं इसको? आई यानी इंडस, पी यानी पंजाब और एस यानी सतलज, IPS। सतलज और काली के बीच में जो है पार्ट ऑफ हिमालय, इसको हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुमाऊं हिमालय। और काली और तीस्ता के बीच में जो है, काली और तीस्ता के बीच में जो हिमालय है इसको हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा नेपाल हिमालयाज़। और यहाँ तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में जो हमारा हिमालय आता है, तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्रा के बीच में, इसको हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। अच्छा, जब ब्रह्मपुत्रा रिवर की बात आई है तो हम ये पढ़ चुके हैं ब्रह्मपुत्रा के रिलेटेड कि ये निकलती कहाँ से? चेमायुंगतुंग ग्लेशियर, ठीक, या फिर अंगसी ग्लेशियर से। और इसका वहाँ पे नाम क्या है? यारलंग सांगपो है। बांग्लादेश में क्या नाम पड़ता है इसका? बांग्लादेश में जमुना नाम है। और ब्रह्मपुत्रा इंडिया में है। वैसे इंडिया में भी जब आती है अरुणाचल में तो इसका नाम दिहांग पड़ता है। क्या नाम पड़ता है? दिहांग या फिर सियांग, ये अरुणाचल में इसका नाम पड़ता है। लेकिन ध्यान रखना, जो दिबांग है ये इसकी सहायक नदी है। दिहांग इसका नाम है अरुणाचल में। दिबांग हो गई, लोहित हो गई, धानसारी हो गई, सुबनसारी हो गई, कामेंग हो गई, ये सारी जो हैं ब्रह्मपुत्रा की ही सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज़ हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
In what condition does the body's immune system attack the actual intrinsic factor protein or the cells in our stomach lining that make it? किस स्थिति में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली वास्तविक आंतरिक कारक प्रोटीन या इससे बनने वाली आपके पेट की परत की कोशिकाओं पर हमला करती है? ये होता है आपका परनीशियस अनीमिया। परनीशियस अनीमिया जो होता है ये हमारा डिजीज़ विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, उसकी कमी की वजह से होती है। पिछले वाले जो बजट में हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि 2047 तक इसका पूरी तरह से एलिमिनेशन करना, इसका इरेडिकेशन करना, इसको ख़त्म करना है, तभी ये क्वेश्चन भी आपका बना। और कल टेलीग्राम पे मैंने क्विज़ करवाया था कि ये जो फोलिक एसिड है ये किसका नाम है, फोलिक एसिड। तो ध्यान रखना, जो फोलिक एसिड है ये विटामिन B9 बोलिए चाहे B11, बिकॉज दोनों एक ही हैं आपके, B9 और B11, तो दोनों का ये नाम है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। और विटामिन B12 का जो हमारा क्या नाम है साइंटिफिक नेम, साइनोकोबालामीन, ठीक है, साइनोकोबालामीन। और विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, B3 की डेफिशिएंसी से हम लोगों ने पढ़ा है पेलैग्रा होता है। और ये जो पेलैग्रा नामक बीमारी है इसको हम 3D डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। 3D मतलब डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटिस, तो 3D डिजीज़ के नाम से जाना जाता है पेलैग्रा, जो कि विटामिन B3 की कमी से होता है। और बाकी विटामिन की कमी से क्या क्या होते हैं हम पहले देख चुके हैं, ए से नाइट ब्लाइंडनेस या फिर ज़ोरेप्थैल्मिया, B से बेरी, C से स्कर्वी, D से रिकेट या फिर ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें बोन हमारी वीक हो जाती हैं, और E से एंटीस्टेरिलिटी, और K से क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं बनता है, खून का थक्का नहीं जमता है। क्वेश्चन नंबर 20th, हु अमंग द फॉलोइंग अप्लाइड यूरोपियन थिएट्रिकल टेक्निक्स टू इंडियन क्लासिकल डांस विथ फोक एंड ट्राइबल डांस? निम्नलिखित में से किसने यूरोपीय नाट्य तकनीकों को लोक और आदिवासी नृत्य के साथ भारतीय शास्त्रीय नृत्य के में लागू किया? गुरु बिपिन सिंह, उदय शंकर, बिरजू महाराज या फिर केलुचरण मोहापात्रा? तो गुरु बिपिन सिंह आपके बिलोंग करते हैं मणिपुरी। मणिपुरी से हमें याद आना चाहिए जागोई और चोलोम, वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ डांस है, कृष्ण जी को समर्पित डांस है, जिसमें कि जो चोलोम है वो आपका मैस्कुलिन एस्पेक्ट दिखाता है, ठीक है, जो हमारा चोलोम है वो इसका क्या दिखाता है, मैस्कुलिन एस्पेक्ट दिखाता है। और इसमें हमने ये भी पढ़े थे जो हमारी झावेरी सिस्टर हैं वो भी मणिपुरी से रिलेटेड है। आंसर उदय शंकर होगा। और ये भी मैं आपको, अगर आपने क्लासिकल डांस वाली वो वीडियो देखी होगी, अभी तक नहीं देखी है तो क्लासिकल डांस, फोक डांस और फेस्टिवल ये सब देख जाओ, ठीक है, क्वेश्चन वहीं से छपा मिलेगा। और वहाँ पे मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से सारी चीज़ें समझाई हैं, तो वहाँ पे भी मैंने समझाया था। और जब हम लोग रविशंकर वाला क्वेश्चन कर रहे थे, जब हमने ये देखा था कि इनमें से किसका संबंध सितार से है, तो हमने ये देखा था कि उस्ताद जो रविशंकर है उनका संबंध सितार से है, और उनके जो भाई हैं उनका नाम है उदय शंकर, जो कि आपके फ्यूजन डांस के लिए जाने जाते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, ठीक है। फ्यूज़न डांस क्या होता है? फ्यूज़न डांस जहाँ पे इन्होंने इंडियन डांस फॉर्म को और यूरोपियन डांस फॉर्म को दोनों को मर्ज कर दिया था। तो उदय शंकर जो कि भाई, और इनके जो बेटी थी यानी कि रविशंकर जी की अनुष्का शंकर, वो भी सितार से ही संबंधित है। बिरजू महाराज हमें पता है, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ये सब किससे संबंधित है? कथक से। और हमें ये पता होना चाहिए बिरजू महाराज जी के रिगार्डिंग कि ही इज़ दी यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण। अगर सब डांसर की बात करें, डांसर्स की कैटेगरी में सबसे यंगेस्ट रेसिपिएंट हैं किसके? पद्म विभूषण के। और केलुचरण मोहापात्रा तो हम रोज ही देखते हैं, ये संबंधित है ओडिसी से। हमने ये भी देखा था कि अगर सरनेम में मोहापात्रा या फिर मोहंती होगा तो वो ओडिसी से रिलेटेड ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 21, रावण फाड़ी केव एंड दुर्गा टेम्पल एट ऐहोल पोर्ट्रे द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ विच डायनेस्टी? ऐहोल में रावण फाड़ी गुफा और दुर्गा मंदिर किस राजवंश की स्थापत्य शैली को दर्शाते हैं? चालुक्य, पल्लव, होयसाल या फिर विजयनगर? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि दुर्गा टेम्पल जो कि एप्साइडल प्लेन पे बना हुआ है, एप्साइडल पे प्लेन पे बना हुआ है, ये बनवाया था चालुक्याज ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पट्टाडक्कल टेम्पल हो गया आपका, ठीक है, बादामी केव टेम्पल हो गया, सब चालुक्याज ने बनवाया है, जो कि वेसरा स्टाइल के टेम्पल है, हमें ये ध्यान रखना है। ऊपर नॉर्थ इंडिया के नगर स्टाइल में होते हैं, साउथ इंडिया के द्रविड़ स्टाइल में, और बीच के वेसरा स्टाइल में। होयसाल डायनेस्टी ने, ध्यान रखना, इन्होंने स्टार शेप्ड टेम्पल बनवाए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस, इसको भी नोट करिएगा अच्छे से। स्टार शेप टेम्पल, और इसमें भी स्टार लगाइएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, होयसाल डायनेस्टी ने। आगे बढ़ते हैं। और पल्लव्स ने हमने देखा था, जो महाबलीपुरम टेम्पल है तमिलनाडु में, जिनको हम शोर टेम्पल्स के नाम से जानते हैं, शोर टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम, वो बनवाए इन्होंने द्रविड़ आर्किटेक्चर में। नरसिम्हा वर्मन द्वितीय ने ये शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम बनवाए थे। 22, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। The governor is the real head of the state government. The chief minister plays a key role in framing the laws and
पॉलिसीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। राज्यपाल राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के कानूनों और नीतियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये भी सही है आपका, ये भी सही है। अब यहाँ पे देखिए कुछ आपको एक्सट्रीम कीवर्ड या फिर कोई डेटा फैक्ट इस तरह का देखने को नहीं मिलेगा, तो जब भी इस तरह का स्टेटमेंट हो तो आप उसको सही कंसिडर करिए, अगर स्टेटमेंट वाला कुछ इस तरह का ऑप्शन आ रहा है तो, ठीक है। चीफ मिनिस्टर बिल्कुल कुछ ना कुछ तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता ही होगा। अब ऐसा तो इसका उल्टा क्या हो सकता है, इसका उल्टा हो सकता है महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। अरे कुछ ना कुछ तो भूमिका निभाता ही होगा ना, ये आप कंसिडर कर सकते हो। और गवर्नर रियल हेड नहीं होता है। जिस तरह से हम लोगों ने ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी कि जिस तरह हमारे सेंटर में प्रेसिडेंट होता है, जो राष्ट्रपति होता है, ये नॉमिनल हेड होता है, नाम का हेड होता है, नॉमिनल या फिर नाम का हेड होता है, जिसको कि हम डी ज्यूरे हेड के नाम से भी जानते हैं, याद आया आपको। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है, पीएम होता है, वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, सरकार का मुखिया होता है। ये क्या होते हैं, हेड ऑफ कंट्री होते हैं, लेकिन ये बस नाम के ही है हेड ऑफ कंट्री। लेकिन जो सरकार का मुखिया होता है वही होता है रियल हेड, ठीक है, जिसको कि हम डी फैक्टो हेड के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह राज्यों में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के समकक्ष कौन होता है, गवर्नर यानी राज्यपाल, और प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर। तो गवर्नर जो होता है, राज्यपाल, वो स्टेट के केस में नॉमिनल हेड होगा, और जो सीएम होगा, चीफ मिनिस्टर, वो रियल हेड होगा, ठीक है। तो गवर्नर रियल हेड नहीं, सीएम होगा, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बोथ 2 and 3 होगा। What do you call the drugs that bind to the receptor site and inhibit its natural function? आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो रिसेप्टर साइट से जुड़ती हैं और उसके प्राकृतिक कार्य को बाधित करती हैं? एंटागनिस्ट, डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट या फिर एगनिस्ट? आंसर होगा एंटागनिस्ट। एंटागनिस्ट और एगनिस्ट दोनों पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन सीपीओ में पूछा गया अभी, और ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2022 में पूछा गया है, ठीक है। डिट्टो यही क्वेश्चन सेम। आंसर इसका एंटागनिस्ट होगा। एगोनिस्ट की अगर बात करें तो एगोनिस्ट वो होता है जो रिसेप्टर से बाइंड करके मैसेंजर को मिमिक करता है। तो यहाँ पे एक कीवर्ड याद रखना, अगर मिमिक करके कीवर्ड आ जाए, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि उसने एगोनिस्ट वाला पूछा था फिर एंटागनिस्ट वाला, लेकिन इन्हीं दोनों में से कोई एक था, ठीक है। ये सीपीओ में इस तरह क्वेश्चन पूछा, सीजीएल में आई थिंक एगोनिस्ट वाला पूछा था। तो अगर मिमिक कीवर्ड दिख जाए तो एगोनिस्ट आप मारेंगे, ठीक है, और इनहिबिट दिख जाए तो आप एंटागनिस्ट मारेंगे, ठीक है। 24th क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ द कबड्डी प्ले फील्ड फॉर मेन? यानी पुरुषों के लिए कबड्डी खेल मैदान का आयाम कितना होता है? तो ये होता है 13 बाई 10 मीटर का। अब कल मैंने आपको टेबल टेनिस के डायमेंशन बताए थे, उसमें कुछ लोगों को डाउट था। अब देखिए, जो मैंने टेबल टेनिस के डायमेंशन आपको बताए थे, दैट वाज रिगार्डिंग कि जहाँ पे वो पूरा खेल खेला जाता है, पूरी फील्ड का। अगर टेबल के डायमेंशंस की अगर बात करें तो टेबल की लेंथ होती है सर्टेन, आप मान सकते हो कुछ 2.74 मीटर समथिंग, ठीक है। विड्थ अगर बात करें तो 1.5 मीटर लगभग होती है, और हाइट की अगर बात करें, या फिर वही जो मतलब मोटाई हम बोल सकते हैं हाइट, वो होती है 76 सेंटीमीटर की, ठीक है। वो जो मैंने कल डायमेंशंस की बात की थी, वो जितने एरिया में प्ले किया जाता है उसका डायमेंशन मैंने आपको बताया था कि मतलब उसको एक्सीड नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 कबड्डी की अगर बात करें 13 मीटर इंटू 10 मीटर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सक्सेसर ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां टू द थ्रोन? निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट शाहजहां की गद्दी का उत्तराधिकारी था? शाह सूजा, औरंगजेब, मुराद बख्श या फिर दारा शिकोह? और अच्छा, एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि जो हुमायूं था, ठीक है, हुमायूं जो कि बाबर का बेटा था, इसको टाइटल मिला हुआ था जालिम का। ये ध्यान रखिएगा, इसको टाइटल जालिम का मिला हुआ था, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा सेट नंबर 6 होता है ख़त्म। इसके बाद हमारे बचते हैं 4 सेट। 6 सेट में ही अगर आप इनको अच्छे से रिवाइज़ करें तो आपको समझ में आएगा कि आपने कितना ढेर सारा नॉलेज गेन कर लिया है, कितनी चीज़ें आपकी रिवाइज़ हो चुकी हैं। अभी तो 4 और बाकी हैं। 4 में भी देखिए आप कितना हो जाएगा। बस इनको बार बार रिपीट करिएगा, रिवाइज़ करिएगा क्वेश्चन। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपको आराम से आप बहुत अच्छा स्कोर करके आने वाले हैं, जैसे अभी तक सभी लोग स्कोर करके आए हैं, चाहे वो सीपीओ वाले हों, चाहे सीजीएल वाले हों, चाहे सीएचएसएल वाले, एमटीएस, स्टेनो, डीडीए, ईपीएफओ, सब लोग अच्छा स्कोर करके आए हैं। तो आप भी अच्छा स्कोर करके आने वाले हैं, बस इनको रिवाइज़ अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो आपको परमार एसएससी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जहाँ पे दिल्ली पुलिस के लिए आपकी क्विजेज़ भी चल रही हैं। जीके की होती है मॉर्निंग में और इवनिंग में होती है कंप्यूटर की। बाकी आई होप अगेन, जो मैं रोज़ सेम चीज़ रिपीट करता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब की नहीं, ये मैं रिपीट करता हूँ कि क्विजेज़ को अटेम्प्ट करिएगा, और जो कंप्यूटर की प्लेलिस्ट है उसको देख डालिएगा जो अमन सर के द्वारा करवाई गई है, ठीक है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।